हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु पर। आज हम बात करेंगे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। लेकिन इससे पहले हमने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर वीडियो बनाया है। जिन साथियों ने वह वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। उद्देशिका का प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 1946 को पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था और इसकी स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने दी थी। अगर उद्देशिका का प्रभाव देखें कि उद्देशिका पर प्रभाव किस देश का पड़ा हुआ है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है और जो उद्देशिका की भाषा है, यह भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। और कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि संविधान की उद्देशिका क्या संविधान का अंग है या नहीं है? संविधान का अंग है या नहीं है? इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दो केस आए। पहला केस था बेरूबारी, बनाम बम्बई केस। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। किंतु कुछ समय के पश्चात एक केस आया केशवानंद भारती बनाम केलराज। ये आपका 1973 में केस आया था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और प्रस्तावना संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। परिवर्तन वही किए जा सकते हैं जो मूलभूत ढांचे को प्रभावित ना करे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, अर्थात उद्देशिका या प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है? तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। आपका जवाब क्या होगा? संशोधन किया जा सकता है। अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है? क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक बार संशोधन हुआ है। यह संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। इस संशोधन में संविधान की उद्देशिका में 3 शब्दों को शामिल किया गया था। एक आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। इसके बाद एक और प्रश्न उठता है कि संविधान की आत्मा क्या है? तो इसमें 2 तरह के मत हैं संविधान की आत्मा के लिए। एक अगर केस की बात करें तो एक केस आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। किंतु यहीं पे
एक बात और आ जाती है, भारतीय संविधान के निर्माता या जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार को माना था। संवैधानिक उपचार को माना था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। फिर एक केस आया कि संविधान की आत्मा कौन है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया, किंतु वहीं जब बात आती है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, उन्होंने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार को संविधान की प्रस्तावना बताया था। आइए अब देखते हैं अपनी प्रस्तावना के कुछ शब्दों में, कुछ शब्दों के अर्थ जरूर समझेंगे, वो कंफ्यूज करते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। इसमें जो एक लाइन दी है, हम भारत के लोग, इसका मतलब है संविधान की शक्तियों का स्रोत क्या है। हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता संविधान की शक्तियों का स्रोत है। अर्थात संविधान किससे शक्तियां प्राप्त करता है? भारत की जनता से शक्तियां प्राप्त करता है। दूसरी बात, हम भारत के लोग शब्द ये लिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो उद्देशिका है, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, वहां से कॉपी किया गया है हम भारत के लोग। इसके बाद जो एक शब्द दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है भारत के आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके लिए भारत सरकार स्वयं खुद के निर्णय लेगी। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद एक शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द नेहरू आदर्शों पर आधारित है और भारत में बीच का रास्ता अपनाया गया, मिश्रितवादी व्यवस्था को अपनाया है भारत ने। इसके बाद एक शब्द आप देख रहे हैं पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब होता है भारत किसी भी धर्म को विशेष प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं करेगा, सभी धर्मों के लिए समान नीतियां लाएगा। उसके बाद एक शब्द है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अर्थात देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा उसका चुनाव वंशानुगत ना होके मत के द्वारा या इलेक्शन के द्वारा किया जाएगा, जैसे अपने देश में राष्ट्रपति का इलेक्शन। उसके बाद में आप देख रहे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगर हम आपसे पूछें कि आपको किस प्रकार का न्याय चाहिए तो आप क्या बताएंगे? हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय चाहिए। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद हम बात करते हैं, एक शब्द दिया है यहाँ पे स्वतंत्रता। तो आपको कैसी स्वतंत्रता चाहिए? तो उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। इनका उल्लेख आपके संविधान के मौलिक अधिकारों में भी इनकी व्याख्या की गई है। यहाँ पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करी गई है। इसके बाद कैसी समानता या कैसी समता होनी चाहिए? तो प्रतिष्ठा और अवसर की हमें समानता चाहिए। इसके बाद समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि उद्देशिका या प्रस्तावना को कब अंगीकृत या कब आत्मर्पित किया गया? तो यहाँ पे एक डेट दी है 26 नवंबर 1949। संविधान और संविधान की प्रस्तावना दोनों को अंगीकृत कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।